तो क्या 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार हो गया है। ये चक्रव्यूह क्या है मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये वो चक्रव्यूह है जिसको भेदने की कोशिश बिहार में, जिसे भेदने की कोशिश महाराष्ट्र में बीजेपी ने की। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो उसके सामने बिहार और महाराष्ट्र में टिक पाए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार वही हुआ। उस राजनीतिक दल जो मिले, हाथ मिलाया, उन्होंने अपनी प्रासंगिकता तय भी की, बताया भी और दिखाया भी कि अगर एकजुट रहकर चुनाव लड़ा जाए तो जीता भी जा सकता। लेकिन रणनीतिकार कैसा हो? नाम है असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की डुगडुगी अभी बजी नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन तैयारियों में सब जुटे हुए हैं। अलग अलग तरह की कवायदें हो रही हैं। इन सब के बीच वैसे तो देखा जाए उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक दल के तौर पर अगर पहचान रखने वाले दल, बड़े राजनीतिक दल जिसमें बीजेपी भी है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की न केवल एंट्री हो रही है बल्कि उन्होंने जिस तरीके से तीसरा मोर्चा खड़ा किया है उससे सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। वो बीजेपी जो पहले से ही सिर्फ फुटबॉल से जूझ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर खिसक गई, जबकि भाई उनका आधार उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहा, अयोध्या, राम मंदिर। फिर भी इन तमाम चीजों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कौन सी नई मुसीबत खास तौर पर बीजेपी के लिए खड़ी की है, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कौन है वो राजनीतिक दल जिनके साथ हाथ मिलाया तो धुकधुकी बढ़ी। और खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी असदुद्दीन ओवैसी का वो जलवा दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी जहां चुनाव लड़ते हैं, खास तौर पर उन पर लेबल लगाया जाता है, वो सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहते रहिए, मुसलमान मुसलमान। लेकिन बिहार में उन्होंने करके दिखाया। कई ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे जो हिंदू थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। कई जगह भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रुका भी असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, कई जगह हुआ। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी एक नई रणनीति है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा, लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सुखबुगाहट भी नहीं है और कुछ नहीं है, और इन सब के बीच वो छोटे राजनीतिक दलों के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री तो नहीं कहूंगा, एंट्री तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन वो जिस तरीके से चुनाव बिहार और महाराष्ट्र के बाद यहां लड़ने आ रहे हैं उसने दुगदुगी बढ़ाई है। आप कहेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं क्या? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हो सकता है आप इसे लगे कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ, लेकिन ये तीसरा मोर्चा सबसे ज्यादा लाभदायक इसी इंडिया गठबंधन के लिए होने जा रहा है। कैसे क्या हो रहा है एक एक चीज आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले देखिए किस किस के साथ। चंद्रशेखर से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। 2 दिन पहले ही ओवैसी ने दिए थे संकेत, यूपी में बनेगा तीसरा मोर्चा। अब ये चेहरे और नाम जरा गौर से पढ़िएगा। जहां असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे का जिक्र होता है और उस मोर्चे में चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दुगदुगी बढ़ती है। बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे पहले जिक्र करते हैं। बिहार में यह हुआ कि चंद्रशेखर, उनकी पार्टी, हाँ वो भीम आर्मी वाले, वही आजाद समाज पार्टी वाले, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी, उन्होंने बिहार में भी एक पूरा गठबंधन किया था और जितनी सीटें पिछली बार यानी साल 2020 में जीती थी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, उतनी ही जीती। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि उनके अकेले बस की बात नहीं है। बस के बात का मतलब आप समझिए कि जिस तरह की राजनीति है, जिस तरीके का सिनेरियो चेंज किया जा रहा है, जिस तरीके से अगड़ा वर्सेस पिछड़ा और दलित वर्सेस अगड़ा और हिंदू वर्सेस मुसलमान किया जा रहा है, उसमें हर एक राजनीतिक दल की अपनी एक भूमिका होती है। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को एक बेहतर रणनीतिकार के तौर पर देखा और समझा जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप चुनाव जीतना ही चाहते हैं, लड़ना चाहते हो तो लड़ लीजिए। कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं और भी कई लोग लड़ जाते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाते हैं कुछ लोग, तो जानते हुए भी कि वो जीतेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप जीतना चाहते हैं चुनाव तो उसमें कुछ ऐसी ही रणनीति बनानी होगी, सबको सम्मान देना होगा। मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे कह भी रहा हूं कि आप ये देखिएगा, कई जगह जो स्थानीय पार्टियां, मजबूत स्थानीय पार्टियां चुनाव हार रही हैं, उसके पीछे की कहानी आप कहते रहिए कि हाँ चुनाव, मैं बिल्कुल मानता हूं, चुनाव आयोग का भी जिक्र है, मैं मानता हूं ईवीएम भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है। उसके साथ एक चीज यह है कि आपकी रणनीति में कमी रही, क्योंकि आप आपस में लड़ते रहे। आप ये आरोप लगाकर बस निकल नहीं सकते कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए वैसा हो गया।
क्योंकि अगर ऐसा ऐसा हुआ और चुनाव आप हारे और वो ताकत में आए तो वो बदल रहे ना चीजें, उसके बाद फिर ऐसी हालात में लाकर खड़ा कर रहे हैं जहां पर आप चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन जीतेंगे भाई। तो जब वो ताकत में आएंगे तो वो करते रहेंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये ताकत दे कौन रहा है? आपकी आपसी लड़ाई। लेकिन ओवैसी के साथ नहीं है, ओवैसी चंद्रशेखर को भी साथ लेकर चले बिहार में, ओवैसी स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लेकर चले साथ में। और खास बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी या फिर चंद्रशेखर की पार्टी की एक भी सीट वहां नहीं निकली, लेकिन तीनों में इस बात को लेकर सिर्फ फुटबॉल नहीं हुई। खबर क्या है आगे बताता हूं, देखिए। क्या यूपी में बनेगा तीसरा मोर्चा? चंद्रशेखर से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, ओवैसी ने भी दिए थे संकेत। यही खबर हर जगह अब छापी जा रही है। अब कहा यह जा रहा है कि ओवैसी और चंद्रशेखर साथ आ गए। खबर है कि फॉर्मूला जो दिया जा रहा है, फॉर्मूला है डिप्टी सीएम पद के लिए। आने वाले वक्त में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रशेखर को डिप्टी सीएम के लिए आगे किया जा रहा है। ये खबर निकलकर सामने आई है कि दोनों तरीके से अगर आप देखेंगे तो ओवैसी प्लस चंद्रशेखर प्लस स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको ये गठबंधन, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे बिहार के अंदर तक कमजोर नजर आएगा लेकिन किंग मेकर रहेगा, ये बात क्लियर है। अगर इंडिया गठबंधन ने भी अपने दम पर और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा जैसे 2024 में लड़ा था, तो कैसे, मैं बताता हूं। दरअसल यह बात सबको पता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपने दांव पर चलेगी, वही हथकंडे जो लगातार तिगड़म चली जा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर बेहतर परफॉर्म करती है तो बीजेपी को झटका लगेगा, इधर भी झटका। त्रिशंकु विधानसभा बनी तो असदुद्दीन ओवैसी का यह मोर्चा यानी तीसरा मोर्चा बीजेपी को नहीं बल्कि देगा किसे? इंडिया गठबंधन को। हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के फौरन बाद ये क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए जो असदुद्दीन ओवैसी है वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। बहुत लोगों ने खबर चलाई, मैंने तब भी मना किया था ऐसा नहीं होगा। अगर बीजेपी को आज भी जरूरत पड़ी तो भी असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने जो कहा था उस पर उन्होंने सुना ही नहीं, किसी ने नहीं सुना कि उनकी शर्त क्या थी। वो शर्त कभी बीजेपी पूरी नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है उस एक ही धर्म विशेष समुदाय के खिलाफ चलती है, या उसको लेकर ही राजनीति चलती है। बीजेपी के नेता बोलते हैं मैं क्या, कि हम टिकट इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें वोट नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो अपने आप को हिंदूवादी नेता साबित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बोलते हैं, सबको पता है। यही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में भी कई जगह एआईएमआईएम के स्थानीय नेताओं ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। खबर चलाई, देखिए बी टीम थी। बाद में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से संकेत दे दिया कि किसी भी तरह का ऐसा गठबंधन होता है बिना पूछे, हाई कमान का मतलब असदुद्दीन ओवैसी से बिना पूछे, तो चल नहीं पाएगा। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। आने वाले वक्त में मेहनत, देखिए तीसरा मोर्चा पूरे 403 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहा, नहीं लड़ेगा। उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा सीटों पर यह चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, ये क्लियर पहले भी किया गया था बिहार में और अब भी है। वो उन्हीं चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर चंद्रशेखर का दबदबा है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का दबदबा है, या फिर पिछले 2 टर्म से जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अपनी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में दर्ज करा रहे हैं, यानी किंग मेकर अगले असदुद्दीन ओवैसी होने जा रहे हैं, यह नजर आता है। नमस्कार।